सहकारी बुद्धिजीवी वर्ग, आवाज आ रही है? आ रही है सर। थैंक यू। सहकारियों, हम 2 दिन से विश्व के महानतम शिक्षाविद और बाबा साहब के चौथे गुरु, इनको वंदन करने के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये 2 दिन चर्चा सत्र रखे। लगभग 10 साथियों ने अपने विचार रखे। एकेडमिकली विचार काफी हो गए और मैं भी एकेडमिक बोलूंगा तो आप लोग थक जाओगे। माइंड एकेडमिकली थिंकिंग करने के लिए एक हद तक ही टॉलरेट कर पाता है। आज मुझे कई साथियों द्वारा मेरे से पूछा गया कि बाबा साहब के चौथे गुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहाँ लिखा। ये किस तरह का क्वेश्चन कि बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जॉन डे को चौथे गुरु के रूप में कहाँ संदर्भ दिया है? क्योंकि बाबा साहब का एक जगह संदर्भ बुद्धा, कबीर और महात्मा फुले के लिए मिलता है, लेकिन हमें जॉन डे के बारे में संदर्भ कहाँ? यही हमारे मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा ये एटीट्यूड रुकावट बना। हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में बार बार ये कहा है कि हम इन महापुरुषों को, जो महापुरुषों ने हमको सिखाया है, समझाया है, लिखा है, वो उसे जिए हैं, जिंदगी भर जिए हैं, अंतिम सांस तक जिए हैं। और ये चीज ना देख पाने की वजह से हम एजुकेट का मीनिंग नहीं कर पाए, एजुटेट का मीनिंग नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइज का मीनिंग नहीं कर पाए। और इसी दृष्टिकोण से विद्या बिना मति गिली, इसका भी हम मीनिंग नहीं लगा पाए। और हम शाब्दिक अर्थ लगा के धनंजय कीर से लेकर हरि नरके तक महात्मा फुले के इस सेंटेंस को सही ढंग से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सके। जब हरि नरके साहब रवि भवन नागपुर में हमारे से मुलाकात हुई और जब मैंने उनको विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेली, वित्त बिना शूद्र कचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। और इसका जब मैंने इंटरप्रिटेशन दिया कि वी हैव लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक एंड डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन फोर्स इग्नोरेंस और डिनाइल ऑफ एजुकेशन। बलात् अज्ञानता लादने के वजह से हमसे ये थिंकिंग स्किल और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को नष्ट किया गया, छीन लिया गया बलात् तरीके से, जबरदस्त कब्जा करके, हमारे माइंड पर कब्जा करके। यानी कि ये देखिए आप इसका अर्थ, अरे अम्बेडकर साहब हम इतना गहराई से नहीं समझ पाए। हरि नरके साहब का जवाब था, हम इतना गहराई से नहीं समझे, आप तो बहुत गहराई पर निकल। ये 2005-6 की बात है। लेकिन जब मेरे को 1998 में पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया, उस समय साहब ने हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न रखे, हम उनके उत्तर ढूंढने में लगे। और इस ढूंढने में बहुत जगह से हमने सोर्सों को पता लगाया, नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश की। लेकिन उसी समय मैं पुणे में था और 2000 में जहां मेरे को प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो के बारे में मालूम पड़ा, उसी समय मेरे को पुणे के कुछ साथियों ने कृष्ण राव नारायण राव कदम, जिन्हें हम के.एन. कदम साहब बोलते हैं, इनका बारे में मेरे को बताया कि अम्बेडकर साहब आप उनसे मिलिए, वो आपको कुछ और ज्यादा जानकारी दे सकेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच में बाबा साहब के सबसे जूने साथी हैं। मैं 2000 में उनसे मिला, के.एन. कदम। तो के.एन. कदम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, एमए फिलॉसफी थे उस समय के। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स पुणे, ये बाबा साहब ने फाउंडेशन डाली थी, उसके फाउंडर मेंबर थे।
लेकिन इस स्कूल में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एक ट्रेनिंग सेंटर था। जैसे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज ए फैक्ट्री विच क्रिएट एन एक्टिविस्ट। यहाँ एक्टिविस्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग में ये कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है। ये बाबा साहब ने लगभग 44 के 1944 के आसपास से बताई। ये 24-25 का नौजवान था। 56-10 साल बाबा साहब के साथ इसका सहवास रहा। बाबा साहब को बहुत नजदीकी था, लेकिन ये लीडरशिप में नहीं होने के कारण जो उस समय के लीडरशिप थे इसको इग्नोर किया। पर लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा था। साहब जाने के बाद जो बाबा साहब को इसने समझा था, लोग पूना के लोग उसे समझने को तैयार नहीं थे। जिस थीसिस के ऊपर महानायक कांशीराम जी ने बहुजन समाज बनाओ कार्यक्रम की योजना रखी, कल्चरल रिवॉल्ट इन कॉलोनियल इंडिया, प्रोफेसर गेल ओम्बेड, इसने पीएचडी की थी 76 में। साहब को पढ़ने को मिला। ये गेल ओम्बेड विद्यार्थी थी, एक केन कदम के यहाँ रुकती थी, स्टूडेंट के लिहाज से रुकती थी। इसी प्रकार से एक अमेरिकन लेडीज इंटेलेक्चुअल जो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा उन्होंने, एलिनॉर झिलियट, ये भी केन कदम साहब के घर पे रुकती थी, खाना पीना खाती थी, रहती थी, क्योंकि वहां विदेश की लड़की को पढ़ने के लिए आई बाबा साहब के लिए, तो उसको सारी सहूलियत ये लोग दे रहे थे। तो केन कदम को इन दो अमेरिकन लेडीज से जॉन डिवे के बारे में जानकारी मिली। कुछ पुस्तकें प्राप्त हुई उनको। जब ये जाती थी पुस्तकें ले कहीं, तो मेरे को केन कदम साहब की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें देखने को मिली। जैसे बाबा साहब की लाइब्रेरी में जॉन डिवे के बारे में पुस्तकें थी, केन कदम की लाइब्रेरी में मेरे को डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, जॉन डिवे की लाइफ और बहुत सारी फेथ, इथिक्स, ये बहुत सारी पुस्तकें मेरे को वहां पे पढ़ने को। मैंने उनकी पुस्तकों की जेरॉक्स कॉपी कराई, एक दो की। लेकिन मेरी चर्चा में उन्होंने एक बात मेरे से कही, बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पुणे के साथियों से थोड़ा सा बुरा लगेगा कि अंबेडकर साहब, मैं बहुत यंग था उस समय, आप सोचिएगा 20 साल में, मैं 20 साल और छोटा था, 50 से नीचे था मैं अंबेडकर साहब, मैं यहाँ पर ये जो बुद्धिस्ट है यहाँ के महाराष्ट्र के, ये महार, ये मेरे को समझेंगे नहीं और मेरी बात को मानने वाले नहीं है। देखिए, एक बुद्धिस्ट जो पूर्वी का महार मेरे से बोल रहा है, मेरे बारे में सारी आइडेंटिटी के जाने पर, ये लोग नहीं मानने वाले हैं। इनका माइंडसेट नहीं है समझने का। बाबा साहब को ये नहीं समझ पाएंगे। मुझे आपसे उम्मीद है, आप कुछ लिखिए। ये चर्चा हमारी 2 साल के सहवास में 2000 और 2001 के बीच में उन्होंने नवंबर दिसंबर में मेरे को फिर से पुनः आग्रह किया। तब मैंने जॉन डिवे का अभ्यास करने के बाद पहला आर्टिकल लिखा। उसके बाद और कोई आर्टिकल मैंने नहीं लिखा। वो ambedkar.org पर आज भी जॉन डिवे का वो आर्टिकल पड़ा हुआ है PR में। उसी आर्टिकल को बहुजन टाइम्स बेंगलोर से रीप्रिंट होकर भी आया, ऑनलाइन पर भी और रीप्रिंट भी। लेकिन एक बात मेरे को समझ में आई कि जॉन डिवे अगर ये अमेरिकन लेडीज के संपर्क में नहीं आते, तो बाबा साहब के बारे में जॉन डिवे का दृष्टिकोण क्या था, या बाबा साहब का जॉन डिवे के बारे में दृष्टिकोण क्या था, ये उनकी समझ से परे रह जाता, छूट जाता। यही बात PR अम्बेडकर के साथ। मैंने यहाँ के बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा कि वो जॉन डिवे के बारे में कुछ लिख रहे होंगे, बहुत कुछ लिखा। अभी एक बेंगलोर के पिछले साल एक राइटर है शेषागिरी राव रघुंचला, ये उनकी किताब है। जॉन डिवे के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा लिखा है फिलॉसफी पर, लेकिन ये भी अनुपयोगी है, कोई ज्यादा उपयोग होने वाली नहीं है, क्योंकि देयर इज नथिंग रिसर्च स्टडी, सिंपली कट एंड पेस्ट। लेकिन इस समय जब मैं इनको पढ़ रहा था, तो मुझे सर्विस में रहते हुए 2009 में AP मुखर्जी, जो फॉरेन अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, उनका आर्टिकल पढ़ने को।
और उसमें उन्होंने के.एन. कदम को कोट किया। आप ताज्जुब करोगे, के.एन. कदम ये 4 जनवरी 2006 को एक्सपायर हुए। 4 मई 1920 को पैदा हुए थे और 4 जनवरी 2006 को एक्सपायर हुए, कांशीराम जी से 9 महीने पहले। आपको कल आपने प्रोफेसर अनिल डोंगरे का लेक्चर सुना। हमने 4 मई 2015 को के.एन. कदम को 95 वर्ष हो गए थे। उनका 95वां जन्मदिन, उनकी मृत्यु के बाद हमने पूना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉल में मनाया और उसमें 2-3 पूना के विद्वानों के साथ प्रोफेसर अनिल डोंगरे का भी लेक्चर वहां पर, और वहां मैंने लिखा कि के.एन. कदम, ये पूना के लोगों से मैं बोलने आया हूं कि के.एन. कदम ने जो बात बोली है, कम से कम अपने भाई की बात तो समझो कि जब तक हम प्रोफेसर जॉन डेवे को कुछ हद तक नहीं समझते, बाबा साहब को समझना नामुमकिन है। ये एपी मुखर्जी प्रोफेसर, इसकी बात मेरे को, ये जो बात बोली है के.एन. कदम ने, इसी पुस्तक में बोली। उनकी पुस्तक मेरे पास है। उनकी पत्नी भी एक्सपायर हो गई हैं, पर लेकिन मरने से पहले वो अंतिम पुस्तक जिस पे के.एन. कदम की सिग्नेचर, वो मेरे को गिफ्ट देके गई कि भाई उनकी ये, और उनके बहुत बड़ा साहित्य जो लिखा था वो रद्दी कबाड़ खाने में कोई मेंटेन नहीं कर सका, उनके बच्चे भी मेंटेन नहीं कर पाए और वो पूरा नष्ट हो गया। नहीं तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। और बाबा साहब की पहली क्रोनोलॉजी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क्रोनोलॉजी लिखने वाला पहला व्यक्ति है के.एन. कदम। 1991 में लिखा, बाबा साहब की जन्म शताब्दी वर्ष। इस के.एन. कदम को मैं इतना क्यों, और उसकी जन्मदिन 95th जन्मदिन हमने उनको पूना के अंदर मनाया, ये सारा मैसेज करने के लिए। ये प्रोफेसर जॉन डेवे को एक्सेप्ट करना 1 या 2 दिन का काम नहीं है, अचानक सनक से नहीं है। हमने बाबा साहब को जिस तरह से समझने की कोशिश की, तो हमने पहले ही माना कि कहीं तो भी हम समझने में कम पड़े, इसलिए हम समझाने में कम पड़ रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का मूवमेंट में गतिशीलता नहीं आ रही है, ताकत नहीं आ रही है, डाउनग्रेड, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, उठ नहीं रहा है। तो उसमें हमें बाबा, एक तो थिंकिंग स्किल का सूत्र तो मिला ही, और दूसरा बाबा साहब को समझने में हम कम पड़े। कहाँ कम पड़े हैं? बाबा साहब जिन चीजों को, सिद्धांत हमको दिए हैं, वो जिए हैं, उस जीवन के तरीके से बाबा साहब को समझना होगा। तब कहीं एजुकेट का मतलब लर्न टीच थिंकिंग, एजुटेट का मतलब लर्न टीच पॉसिबिलिटी, और ऑर्गेनाइज का मतलब लर्न टीच क्रिएटिविटी समझ में आए बाबा साहब को उस तरीके से समझने पर। साथियों, इस दिशा में हमारा झुकाव उस बात से और बढ़ा जब हमने समग्र इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जॉन डेवे को परखने की कोशिश की। और गोलवलकर की विचारधारा, कास्ट इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। गोलवलकर की विचारधारा में आज वो, इसीलिए वो कास्ट इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी, वो कास्ट नष्ट नहीं करना चाहते। गांधी की विचारधारा में विलेज इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी, विलेज इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पर जॉन डेवे और डॉक्टर अम्बेडकर एक साथ एक माइंडसेट के मिलते। उनको 1913 से 16 का संपर्क तो उनके लाइफ में परिवर्तन लाया है। 1948 का मैंने 3 पत्र सविता अम्बेडकर को लिखे, बाबा साहब के, जब उनकी शादी से पहले के पत्र थे, पढ़ा तो उसमें एक जगह रेफरेंस आता है कि मैं प्रोफेसर जॉन डेवे के जो लेक्चर है, आज मैं हूबहू वैसे के वैसे डिलीवर कर सकता हूँ, वैसे के वैसे मैं लेक्चर दे सकता हूँ जो 15-16 में जॉन डेवे हमको देते थे, वो लेक्चर मैं हूबहू आज भी दे सकता हूँ, इतना। और इसीलिए जब बाबा साहब अमेरिका में एलएल डिग्री, ऑनरी एलएलडी डिग्री लेने के लिए उनको इनवाइट किया गया, गए, तो जॉन डेवे को वो ढूंढना चाह रहे थे, उनसे कुछ और अनसुलझी बातों का सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे। ये बात मेरी समझ, वो क्यों मिलना चाहते थे अपने गुरु से?
जिनके बारे में उन्होंने बोला कि मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डिवे का ऋणी हूं। ये बात उन्होंने बुद्धा के लिए नहीं कही, ये बात उन्होंने कबीर के लिए नहीं की, ये बात महात्मा फुले के लिए नहीं कही, इन महापुरुषों के लिए बात नहीं की। प्रोफेसर जॉन डिवे के बारे में ये बात कही, क्या ये गुरु की श्रेणी में नहीं आते? डेफिनेटली प्रोफेसर जॉन डिवे बाबा साहब के चौथे गुरु बनते और उनको वो रिकॉग्निशन देना चाहिए। अगर हम वो रिकॉग्निशन नहीं देते हैं, हम बाबा साहब को समझने में कम पड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब को समझने के लिए जॉन डिवे के बिना परिवर्तन का मूवमेंट, सपनों का प्रबुद्ध भारत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी देते हैं तो प्रोफेसर जॉन डिवे देते। इसलिए मेरे को महाराष्ट्र के नहीं, इंडिया के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जॉन डिवे को बाबा साहब का चौथा गुरु मानकर जॉन डिवे का अभ्यास करके बाबा साहब का इंटरप्रिटेशन समाज के बीच में ले जाए। आप इस देश की महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास बन सको। नेचुरली आप इंटेलिजेंस क्लास बनोगे और बनने से कोई रोक नहीं सकता प्रोफेसर जॉन डिवे का वो जादू। वहां वो इंटेलिजेंस बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ाया, सोशल इंटेलिजेंस भी बढ़ाया। तो फिर मैं उसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्यों ना कहूं कि इनके आधार पे हमें अपने इंटेलिजेंस को क्रिस्टलाइज करना है, बहुत भी साफ सुथरी करना है और इस देश की इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण करना। क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल क्लास जैसे जैसे निर्माण होती जाएगी, हमारे जितने भी बाबा साहब के इश्यूज हैं सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, बहुत तेजी से सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। हमें उम्मीद नहीं लगेगी, उससे ज्यादा स्पीड से नजर आएंगे। क्योंकि जब मैं 5 साल की बात करता हूँ, यस डेफिनेटली हम 5 साल में कामयाब हो सकते हैं। आप जॉन डिवे को अपना कर तो देखिए, आप जॉन डिवे को अपना कर तो देखिए, हम बाबा साहब के मिशन को 5 साल में भारत में जमीन पर उतार सकते। उनका एक्सपीरियंस की थ्योरी, अभी महेंद्र ने एक्सपीरियंस वर्ड को भी एक्सप्लेन किया है। आप बाबा साहब जिस अनुभव की कसौटी पर परखने की बात करते हैं कि गांधी जी हमको सोचना नहीं सिखाना चाहते हैं, वो सोचने के लिए हमको अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने अनुभव को शेयर करो, टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, टेस्ट ऑफ अनुभव की कसौटी पर कस सके अपने टैलेंट को। और ये बात जब हमने देखी कि टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस को कहने वाला वर्ल्ड में अगर कोई है तो वो प्रोफेसर जॉन डिवे। हमें प्रोफेसर जॉन डिवे को वो इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी थिंकर कैसे बना, ये भी बात भी, जैसे बाबा साहब इस परिस्थिति से निकलकर आज विश्व के महानतम विद्वानों में गिने जाते हैं, जॉन डिवे भी उसी श्रेणी के उच्चतम विद्वान। जिस समय डेमोक्रेसी का मूवमेंट सारे पूरे मुल्क में, पूरे संसार में चल रहा था, डिफरेंट देश की राजाशाही के तख्ते पलट रहे थे, फ्रांस की क्रांति हो, जर्मनी की हो, इटली की हो, और छोटे छोटे पोलैंड, बहुत सारे जगह, इवन इंग्लैंड की भी, अमेरिका की भी, ये परिवर्तन की मूवमेंट चल रहा था। और उसमें परिवर्तन में राजाशाही को खत्म करना, जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, एक टोटलिटेरियन एकाधिकारवाद को खत्म करना, अथॉरिटेरिज्म को खत्म करने के विरुद्ध डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ जाने से एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मूवमेंट भी बढ़ रहा था कि बायोलॉजिकली आधार पर, साइकोलॉजी के आधार पर भी मनुष्य के विकास के क्या है। तो वहां कंटिन्यूटी एंड चेंज प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूटी को महत्व दिया कि ये सारा का सारा चेंज हो रहा है, सतत चेंज है, विकास चेंज, विकास चेंज, विकास चेंज, विकास परिवर्तन, विकास परिवर्तन, विकास परिवर्तन। और इस चेंज को सारे विद्वानों में, अमेरिका क्या खासतौर से यूरोप में, अमेरिका बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा था।
और इस पृष्ठभूमि में प्रोफेसर जॉन डेवे डेमोक्रेसी के पक्षधर होकर उनको 20वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट, उन्होंने साइंस के डेवलपमेंट को बहुत वेलकम किया है, पर लेकिन उन्होंने ये बोला कि साइंस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, वेलबींग का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन का साधन नहीं होना चाहिए। साइंस मस्ट बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी, नॉट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी। पूंजीपतियों के एक्सप्लॉयटेशन का आधार नहीं बनना चाहिए, बल्कि इस तरह से साइंस का डेवलप होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज का वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके, हैप्पीनेस हो सके। ये विचार पियर्स के बाद जेम विलियम्स आते हैं और जेम विलियम्स के बाद प्रोफेसर जॉन डेवे एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ग्रुप में इमर्ज होते हैं। जो कुछ प्रैग्मेटिज्म इंप्रूव नहीं हो पाया था, वो प्रैग्मेटिज्म को ये इंप्रूव करते हैं। फंक्शनल प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इस प्रकार से उसको इंटरप्रिटेशन करके समझाते हैं। एक्सपीरियंस को वो अपना मूवमेंट का, अपनी फिलॉसफी का केंद्र बनाते हैं और इस एक्सपीरियंस को केंद्र बनाकर एजुकेशन और डेमोक्रेसी दोनों का प्रतिपादन करते हैं। दोनों का, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन दोनों का प्रतिपादन करते हैं एक्सपीरियंस को सेंटर। एजुकेशन इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट प्रिपरेशन, इट इज लाइफ इटसेल्फ। हमारे साथी बोल चुके हैं, एजुकेशन इज ए वे ऑफ लाइफ। जीवन पर्यंत तक हमारे एजुकेशन वे ऑफ लाइफ, माने सतत इसके अंदर इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। हम ऑलवेज वी मस्ट बी लिटरेट। आज डिजिटल के आधार पर हमारे आज सुपर क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुए हैं, वो डिजिटल में वो रहते, कमजोर है, नहीं, उन्हें इलिटरेट नहीं रहना चाहिए। दे मस्ट बी लिटरेट। एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारा 80 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, वो भी लिटरेट रहे। करेंटली जो इस समय देश में है, उस देश में वो लिटरेट रहे, वो डिजिटल लिटरेट भी रहना चाहिए, नहीं तो वो अनपढ़ सार का है। इसलिए डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ, जॉन डेवे बोलते। एजुकेशन इज ए वे ऑफ लाइफ, और ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस के साथ जुड़ती है। एक्सपीरियंस, इसलिए वो डेफिनेशन भी वो देते हैं जॉन डेवे। एक छोटी सी पुस्तक है, आपने डेमोक्रेसी ने एजुकेशन तो देखा होगा इस पुस्तक को, लेकिन एक छोटी सी पुस्तक है एक्सपीरियंस। ये 750-800 रुपए, 850 रुपए की मिली है, अमेरिका से मंगाई, ये इंडिया में प्रिंटेड नहीं है। ये पुस्तक अमेरिका में प्रिंटेड है, वहीं से मेरे को मंगा के, कॉपीराइट है इसलिए पुस्तक कहीं दूसरी जगह कोई प्रिंट नहीं कर सकता। इंटरनेट से अगर निकाल सको तो मिल जाए आपको, कोई मतलब पीडीएफ पड़ा हो। इस पुस्तक में जॉन डेवे 38 में 1916 में लिखी डेमोक्रेसी एजुकेशन, उसके ऊपर जो भी चर्चाएं हुई हैं किंतु परंतु हुए, उस सारे प्रश्नों के उत्तर ये छोटी सी पुस्तक एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में दिया और एजुकेशन को डिफाइन किया। ये एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। तो बिल्कुल डेमोक्रेसी की परिभाषा, लिंकन की डेमोक्रेसी की परिभाषा मिलती है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसी प्रकार से एक्सपीरियंस, एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। इस तरीके की बातें सिंप्लीफाई किया। और ये बाबा साहब, इन सारी पुस्तकें बाबा साहब की लाइब्रेरी में रही हैं। कल अनिल डोंगरे सारे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे कि अमेरिका का एक थिंकर है, उसने बाबा साहब के यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आया, वो लाइब्रेरी में बैठा है, सिम्बोसिस के लाइब्रेरी में बैठा, वहाँ जो बाबा साहब का म्यूजियम है वहाँ की लाइब्रेरी में बैठा, और वहाँ पे बाबा साहब की अंडरलाइन सिस्टम को उन्होंने कि ग्रे में कौन सा अंडरलाइन कर रहे हैं बाबा साहब और रेड में कौन सा अंडरलाइन कर रहे हैं। बाबा साहब माइंड में कैसे सोचते हैं, अंडरलाइन भी बाबा साहब का सोचने का तरीका था। ये लोग, विदेश के लोग हमारे ऊपर इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, पर इंडिया का आदमी रिसर्च नहीं पूछ रहा है बाबा साहब का ने कहाँ लिखा है कि वो मेरे चौथे गुरु। ये उलट देखिएगा किस तरह से, कहाँ है रिसर्च माइंड हमारा। इसीलिए 20-20, 40-40 पुस्तकें लिखने वाले भी समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए लायक सिद्ध नहीं हो पा रहे।
मैं नालायक नहीं बोल रहा हूं उनको, पर ये भी मैं कह रहा हूं कि वो लायक सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहब को समझने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमने प्रोफेसर जॉन डीवे को अवॉइड कर, उनको समझा नहीं। इसलिए जब मैं इस चीज को समझ रहा था तो 1940 तक, मतलब 39 तक, मतलब 1939 तक जॉन डीवे की एजुकेशन फिलॉसफी बहुत तेजी से पूरे विश्व में, अमेरिका, यूरोप में पूरे फैल रही थी। लेकिन विश्व युद्ध में सबको डिस्टर्ब कर दिया था। तत्क्षण की बात थी। तो अमेरिका में जॉन डीवे के इतने चाहने वाले थे कि उनका 70वां जन्मदिन, 80वां जन्मदिन और 90वां जन्मदिन मनाया गया। और 90 जन्मदिन, 80वां जन्मदिन पर लोगों ने $1,00,000 उस समय सोचिएगा 1929 में 80 साल के 1939 में जॉन डीवे 80 साल के थे। उस समय $1,00,000 से ज्यादा उनको भेंट किया वहां के टीचरों ने, फिलोसफर ने, विद्यार्थियों ने। अब आप सोच सकोगे कि $1,00,000 की उस समय कीमत क्या होती है। आज वो $100,00,000 के बराबर है। उस समय का $1,00,000 हम 100 गुना तो 1000 गुना भी कर सकते हैं। कितना बड़ा मतलब मान देते थे। तो उससे एक बात सिद्ध होती है कि जॉन डीवे की फिलॉसफी पूरे अमेरिका और यूरोप में छाई हुई थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर ने इस चीज को झकझोरा। लेकिन फिर विद्वानों ने उनके जन्मदिन पर बार बार इस चीज को बोला है। मेरे पास उनकी 90वें जन्मदिन पर वो सारे के सारे ऐसे, ये 1949 की बुकलेट है जो अमेरिका में प्रकाशित हुई। मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया। जॉन डीवे अपनी फिलॉसफी को अंतिम तक वो मतलब साइलेंट नहीं रहे कि मैंने बहुत कर दिया उसको, वो कंटिन्यूस उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे थे, उसको इंप्रूव कर रहे थे। और उन्होंने उसमें एक नया शब्द दिया कि मैंने जिस सोसाइटी की कल्पना की थी उसका इंट्रोडक्शन, ऐसे एक बुकलेट प्रकाशित की उनके 90 जन्मदिन पर, द कंटिन्यूइंग कम्युनिटी, वर्ड यूज द वर्ड कंटिन्यूइंग कम्युनिटी, यानी सतत परिवर्तनशील जागृत कम्युनिटी, इस प्रकार की अपेक्षा। इससे पहले उनके लिखानों में कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरर, शोध करने वाले, तलाश करने वाले लोगों का समुदाय, वो इस एजुकेशन को फैलाए। आज वो हम कल्पना आज के इंटेलिजेंस क्लास से करना चाहिए। हम कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास वर्ड यूज कर रहे हैं कि कॉपरेशन में टैलेंट आता है, थिंकिंग आता है, एजुकेशन आता है। और जब मिलजुल कर कॉपरेशन करने की बात हो जाएगी तो कम हमारे पास नॉलेज होने के बावजूद भी हम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। कॉपरेशन हमारी कमतरता को दूर कर सकेगा। साथियों, मैं बहुत सीरियसली इस बात को कहने जा रहा हूं कि नाउ ये ईरा ऑफ अम्बेडकराइज रिनाउंसिएशन, अम्बेडकरवाद की पुनर्जागृति का अब युग है। अम्बेडकरवाद की पुनर्जागृति, रिनाउंसिएशन बोलते ना अंग्रेजी में। इट इज नाउ द ईरा ऑफ रिनाउंसिएशन ऑफ अम्बेडकर। मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं कि अमेरिका और यूरोप में जॉन डीवे की फिलॉसफी का रिनाउंसिएशन शुरू हो चुका है। हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर पूरे देश के अंदर मिल रहा है। पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है कि विश्व में प्रोफेसर जॉन डीवे का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा रेलेवेंट हो रहा है। विद्वानों में चर्चा हो रही है। मेरी चर्चा का मैं सूत्र आधार दूं तो
2016 में, उससे पहले 2009 में जॉन डिवे का 150वां दिन मनाया, और उसी साल ओरिजिन ऑफ स्पेसी चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का भी 150वां वर्ष मनाया गया, इंट्रोडक्शन क्लास। ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं। 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पेसी आई और 1859 में जॉन डिवे का वर्ल्ड हुआ। 150वां दिन 2009 में बड़े पैमाने पर यूरोप में इसके ऊपर चर्चा हुई, तब से लिखान चालू है। और उससे 10 साल पहले से 2000 से लिखान चालू हो गए। 2004, 5, 6, 9, 12 वो लिखान आज मेरे सामने उपलब्ध हुए। 2009 से ही इस पर चर्चा हो गई कि जॉन डिवे की डेमोक्रेसी इन एजुकेशन के 100 साल होने जा रहे हैं 2016 में। इस पुस्तक को हमें फिर से री इंटरप्रिटेशन करना होगा, रिकॉन्टेक्चुअलाइज करना होगा, री इंटरप्रिटेशन करना होगा, री एग्जामिन करना होगा। ऐसे 3 प्रकार के वर्ड यूज किए। और ये पुस्तकों की कीमत किसी के 5,500, किसी के 3,500 जो कॉपीराइट है मिलने पे। मैंने इन पुस्तकों को इतने पैसे की कीमत से मैंने मंगाया, पढ़ा, मेरे पास वो उपलब्ध, मेरी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। जब मैंने उस चीज को पढ़ा तो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, अरे विश्व का पवित्रतम ग्रंथ है। आज अगर हम देखें तो जितना आज हम वैल्यू करते हैं बाबा साहब का बुद्धा एंड धम्मा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, कुछ लोग मेरी आलोचना कर सकेंगे कि बाबा साहब के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है बुद्धा एंड धम्मा। एनालिसिस ऑफ कास्ट का सॉल्यूशन के लिहाज से आगे बढ़ते हैं। वहीं जॉन डिवे की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। इसमें ये स्थापित हो चुका है और कंजर्वेटिव समाज के, ऑर्थोडॉक्स के लिए ये डेंजरस बुक में काउंट होता है। ये डेंजरस बुक में काउंट होता है उनके लिए। इस लिहाज से पूरे विश्व में एजुकेशन फिलॉसफी का रिनाउंसिएशन, पुनर्जागरण होने जा रहा है, हो रहा है, हो चला है। इसलिए वातावरण हमारे फेवर में है। इंटरनेशनल लेवल पर आज जॉन डिवे की आलोचना कर पाना मुश्किल है। अगर, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि विश्व की तमाम देशों की सरकारें कंजर्वेटिव फोर्सेस रूल कर रही हैं। जैसे भारत में कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स फोर्स है, इसी प्रकार से कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड, ट्रंप इज द कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जस्ट अनदर कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ अमेरिका। तमाम देशों में, इटली में, दूसरी जगह में, बहुत जगह कंजर्वेटिव पार्टियों, इनके विरुद्ध उठाव हो रहा है। और वो उठाव होने में बराक ओबामा साहब 2004 से 2012 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे जो जॉन डिवे की यूनिवर्सिटी थी। उसके लॉ कॉलेज से वो निकले थे। इसलिए उन्होंने जो प्रचार किया था वो पूरा का पूरा टैक्टिस, समाज को समझाने का, रिकंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन कराने के लिए वो प्रचार किया। जॉन डिवे एक काला आदमी, इसको ब्लैक घृणा से देखते थे, अमेरिका का प्रेसिडेंट। और उसके पीरियड में जॉन डिवे को उठने का बहुत बार, मतलब आप 2004 से 2012 तक 2 बार रहा ना वो प्राइम प्रेसिडेंट। बहुत बड़ा उत्थान प्रोफेसर जॉन डिवे के लिटरेचर को मिला। प्रोफेसर जॉन डिवे के लिटरेचर को बहुत बड़ा पुश मिला और आज उसके रिजल्ट हो रहे हैं। अब उसको दबा पाना, उसको रोक पाना असंभव सा हो गया, असंभव सा हो गया। इसलिए साथियों, इंटरनेशनल सोशो साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशनल फिलॉसफी, या हम बोल सकते हैं अशोक से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी पर्यंत का एजुकेशनल दर्शन, थिंकिंग स्किल, उसके अंदर जो इसके ओरिजिनेटर, थिंकिंग के ओरिजिनेटर प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो नहीं है, प्रोफेसर जॉन डिवे। प्रोफेसर जॉन डिवे के ग्रंथों को का इंटरप्रिटेशन करके एडवर्ड डी बोनो ने थिंकिंग स्किल के नए टूल्स और टैलेंट विकसित किए। और ये मेरे को, मैं जॉन डिवे को भी नहीं जान रहा था उस समय तक, मेरे को एडवर्ड डी बोनो का एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, उसमें उसने जॉन डिवे को कोट किया हुआ था। जब मैं जॉन डिवे को नहीं जानता था उस समय एडवर्ड डी बोनो का मेरे को आर्टिकल मिला, उसमें जॉन डिवे किए हुए थे
और वो भी 12वां चैप्टर का पहला प्रग कि डेवलप एबिलिटी टू थिंक। चिल्ड्रन में एबिलिटी टू थिंक डेवलप होना चाहिए। एक जॉन डेवी के कोटेशन को वो कोट कर रहा था। तो हम जो ओरिजिनेटर किसे मानेंगे? तो इधर बाबा साहब गांधी हमको थिंकिंग नहीं सिखाते हैं और ऐसा विचार देते हैं जो अनुभव की कसौटी पर खरा ना उतरे वो हमको मानने को बाध्य करते हैं। हम कैसे गांधी को माने? हम तो अपने अनुभव की कसौटी पर परख कर ही अपनी बात को माने और समाज को उस आधार पर तैयार करें। ये था हिंट कि हम सोच विचार करने वाला समाज बनाएंगे। गांधी को चैलेंज बोल नहीं सकते, उनके पास साधन की कमी थी। उस समय इतनी रिसर्च भी नहीं आई थी, टूल्स टेक्निक मेथड उस समय डेवलप नहीं हुए थे, वायरस वर्ड भी नहीं था, बिलाइटेड वर्ड था। डेमो एनिमेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने जो वर्ड किया है शायद दूसरे चौथे पैरा चैप्टर में बिलाइटेड वर्ड यूज किया। वो भी फंगस होता है और आज वो वायरस बना है। साथियों, जॉन डेवे बहुत ही सेल्फ जो कास्ट की थ्योरी बाबा साहब एक्सप्लेन करने में कामयाब हुए। सम क्लोज द डोर, अदर फाउंड आउटसाइड क्लोज। ये ये जॉन डेवे का सेंटेंस में ये प्रोफेसर जॉन डेवे का सेंटेंस में ए सेल्फ एनक्लोज्ड आइलैंड ऑफ माइंड, सेल्फ एनक्लोज्ड आइलैंड ऑफ माइंड। ये हमारा आइलैंड ऑफ माइंड है, हमारा मस्तिष्क का एक टापू है, ये अपने आप को बंद कर रखा है, इसे खोलना है। और बाबा साहब कास्ट को क्या देख रहे हैं? अरे एनक्लोजनेस है, यही तो बंद टापू बना हुआ है ना। कितनी साम्यता है। बाबा साहब ने जो जो शब्दों का प्रयोग किया है, कास्ट हो या व्हाट कांग्रेस गांधी डन टू द अनटचेबल्स हो, गांधी के जितने चैलेंजों का उन्होंने जवाब दिया है, जॉन डेवे से उन्होंने सहकार लिया। बाबा साहब ने वो मेंटर के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। पत्नी को बोलते हैं कि मैं हूब ऐसा लेक्चर दे सकता हूं, और जब वो 1952 में जाते हैं, वहां से अपने पत्नी को लेटर लिखते हैं सत्ता अंबेडकर जी को, आई ओ ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। इस प्रकार का कि मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे का ऋणी हूं। क्या कहना चाह रहे बाबा साहब? उनको गुरु नहीं मान रहे क्या वो? हमें आइडेंटिफाई करने में मानने, हम लोग बहुत कंजर्वेटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। 21वीं शताब्दी में हमें डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म का उत्तर देना पड़ेगा। अगर हम अम्बेडकरवाद को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें डायनामिज्म ऑफ अम्बेडकरिज्म का उत्तर देना पड़ेगा। विश्व के तमाम विद्वानों से जो भी हमको सीखने को समझने को मिलेगा, हम समझेंगे और बाबा साहब के मूवमेंट को, फुले साहब अम्बेडकर कांशीराम जी के मूवमेंट को कामयाब करेंगे। इसलिए साथियों, ये मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन समय के अभाव में मैं उतनी ज़्यादा, जब कभी ट्रेनिंग के पीरियड में होगा तब हम आप लोगों से और ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो मैं केवल आज आप लोगों के सामने कि प्रोफेसर जॉन डेवे बाबा साहब के चौथे गुरु है और रहेंगे, थे, हैं और रहेंगे। ये बाबा साहब ने अपने जीवन में माना है, तो पर हम उन्हें मानने में क्यों हिचकिचाएं? इसलिए हमने दिल से माना है, दिमाग से माना है, दिल दिमाग दोनों को खुलकर एक्सेप्ट किया है और बाबा साहब को उस कसौटी पर परखने की कोशिश की और जॉन डेवे को भी परखने की कसौटी की कोशिश की है और बाबा साहब के सिद्धांतों को परखने की भी कोशिश की है। और 21वीं शताब्दी में इम्प्लीमेंटेशन, इसीलिए ये 21वीं शताब्दी रेनेसेंस ऑफ अम्बेडकरिज्म, अम्बेडकरवाद का पुनर्जागरण काल है, पुनरुत्थान का काल है, अपसर्ज का काल है। इसलिए मैं ये बात यहीं पर मैं समाप्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों का समय काफ़ी हो गया है। अभी 5-10 मिनट आप हमारे ऑर्गेनाइजर्स को और देंगे ताकि बाकी की फॉर्मेलिटी वो भी पूरी हो सके। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए सबको मन से आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ओवर टू नार्स। थैंक यू सर।